के साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। और आज इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं, खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों से। सबसे पहले आप इसे शॉर्ट में देख लीजिए, फिर खबर आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी घुसपैठियों पर पीएम मोदी की 2 टूक के मायने क्या हैं। साथ ही देखेंगे कि चुनाव से पहले कांग्रेस का नौकरी वाला क्या है दाव। इसके अलावा चंदन मिश्रा मर्डर केस के तार पश्चिम बंगाल की जेल से कैसे जुड़ रहे हैं, इसे भी आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बिजली के क्षेत्र में बिहार में कैसे आई क्रांति, इसे भी आपको समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन, खबर तो समझिए। और शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान को लेकर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कड़े शब्दों में कहा है कि जो इस देश के नागरिक नहीं हैं, जो घुसपैठ कर भारत की सीमा में आए हैं, उनके खिलाफ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होगी। पीएम के इस बयान पर सियासत गर्मा गई। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 2 टूक उन विदेशियों के लिए है जो अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं। शुक्रवार को बिहार और बंगाल दौरे पर पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने बिहार में चल रहे मतदाता पुनरीक्षण पर एकदम सख्त संदेश दिया। कड़े शब्दों में मंच से पीएम ने कहा, जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर पहली बार प्रधानमंत्री ने अपनी चुप्पी तोड़ी। नेपाली, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। पीएम की ओर से कड़ा रुख अख्तियार करने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने पलटवार किया और निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एसआईआर पर बयान ये बता रहा है कि चुनाव आयोग केंद्र सरकार के रिमोट पर काम कर रही है। तो इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता काफिला क्यों लूटा। प्रधानमंत्री जी ये बताएं कि विदेशी लोग आके भारत में बस कैसे गए, आप कर क्या रहे थे, और पिछले 11 सालों से उन्हें निकालने के लिए आप ट्रंप चाचा की अनुमति का इंतजार कर रहे थे। क्या कब का निकाल देना चाहिए। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के बयान का समर्थन किया है। कड़े शब्दों में घुसपैठियों को चेताया कि बिहार में अनधिकृत रूप से रह रहे या फिर जिनका नाम बिहार के वोटर लिस्ट में शामिल है, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जो भारत का नागरिक नहीं है उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई होगा। कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति, कोई भी घुसपैठिया कैसे भारत का नागरिक हो सकता है। साफ है कि चुनाव आयोग की एसआईआर कार्रवाई पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुहर लगा दी है, क्योंकि यह कार्य कोई राजनीतिक दल नहीं कर रहा है, बल्कि चुनाव आयोग करवा रहा है। पिछले दिनों निर्वाचन आयोग के सूत्रों ने ये बात कही थी कि मतदाता पुनरीक्षण अभियान में बिहार में बड़ी संख्या में विदेशी मतदाता मिले हैं। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश के लोगों के पास भारतीय दस्तावेज मिले हैं। हालांकि फिलहाल इनकी जांच की जा रही है। देखना होगा क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप घुसपैठ पर पीएम मोदी के बयान के मायने समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठ पर बेहद ही सख्त संदेश दे दिया है। जो भारत का नागरिक नहीं है
उस पर कानूनी कार्रवाई होती रहेगी। ये संदेश पीएम मोदी की तरफ से दिया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मोदी की गारंटी है। उन विदेशियों पर पीएम ने निशाना साधा जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। फर्जी कागजात के जरिए भारत में घुसपैठ कर रहे लोगों को सख्त संदेश दिया गया है। पीएम मोदी के बयान की टाइमिंग को अब आप समझिए। देखिए, बिहार में इन दिनों वोटर लिस्ट रिवीजन यानी कि SIR चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है। वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। इस बीच पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा बयान दिया। नेपाली, रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात पीएम मोदी ने कही है। अब आप समझिए वोटर लिस्ट में धांधली की बात आखिर क्यों हो रही है। तो बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ के आरोप लगते रहे हैं। बिहार के सीमांचल में मुसलमानों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सीमांचल के 4 जिलों में मुस्लिम आबादी करीब 47% है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया में गड़बड़ी की शिकायत मिलती रही है। वोटर कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र जनसंख्या से ज्यादा बन जाने की शिकायत मिली है। ऐसे में चुनाव आयोग की टीम लगातार फर्जी वोटर को डिलिस्ट करने में जुटा हुआ है। SIR के जरिए लगातार मतदाताओं से सही जानकारी जुटाई जा रही है और पीएम मोदी ने इसी को लेकर घुसपैठियों के खिलाफ कड़े एक्शन की बात कही है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां युवाओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। सरकारी नौकरी और रोजगार के वादे से लुभाने की कोशिशें जारी है। कांग्रेस ने भी रोजगार मेला के जरिए युवा वोटर्स को साधने का प्रयास किया, लेकिन इस पर अब खूब राजनीति हो रही है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नौकरी के लिए युवाओं की खचाखच भीड़, फॉर्म भरते लड़के लड़कियां और लाइन में अपनी बारी का इंतजार करते अभ्यर्थी। ये तस्वीर पटना के ज्ञान भवन की है, जहां शनिवार को कांग्रेस की ओर से रोजगार मेला लगाया गया। चुनावी साल में नौकरी और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लिहाजा हजारों की संख्या में युवा नौकरी के लिए कांग्रेस के रोजगार मेला पहुंचे, जो ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद काफी खुश नजर आए। जी सर, सेफ्टी ऑफिसर का मिला है। हम आए हैं नरकटियागंज की तरफ से, वहाँ पे लंगरा से गांव से, और ये सेफ्टी ऑफिसर का 22,000 का सैलरी है, रूम रेंट सब है, पुणे में है। बिहार नहीं बल्कि बाहर 15-20 हजार की नौकरी मिलने पर भी बिहार के युवा खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सीएम नीतीश ने अगले 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा किया है। सत्ताधारी एनडीए के नेता विरोधियों से पूछ रहे हैं कि चुनावी साल में ही कांग्रेस को नौकरी बांटने की आदत क्यों आई, जबकि मौजूदा सरकार में ही सीएम नीतीश करीब 50 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी और रोजगार दे चुके हैं। बिहार में अपनी राजनीतिक जमीन को विस्तार देने की कवायद में वही कांग्रेस पार्टी रोजगार मेला का आयोजन कर फिर से युवाओं को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। सत्तारूढ़ दल के नौकरी वाले दाव का कार्ड खोजने में विपक्ष लगा हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और राहुल गांधी भी जॉब के मुद्दे पर युवा वोट बैंक को साधने की जुगत में। आरजेडी नौकरी देने का वादा कर रही है तो कांग्रेस रोजगार मेला के जरिए नौकरी बांटने की कोशिश। जो इंडिया महागठबंधन के चेयरमैन तेजस्वी जी का संकल्प रहा, उन संकल्पों को सभी दल अपने अपने स्तर से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के रोजगार मेले में कुछ युवा नौकरी पाकर खुश दिखे तो कुछ युवाओं ने नौकरी के नाम पर सिर्फ मजदूर इकट्ठा करने का आरोप लगाया। कहा 15-20 हजार रुपए की नौकरी देकर 12 घंटे काम लिया जा रहा है। नौकरी के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की ये कोशिश, देखना होगा कांग्रेस को फायदा पहुंचाती है या नुकसान। पटना संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस के रोजगार मेले के मायने अब आप समझिए। देखिए, बिहार में चुनावी साल में सभी पार्टियां रोजगार का मुद्दा उठा रही हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से पटना में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में लगभग 48,000 युवाओं ने अपना पंजीकरण कराया।
20,000 से अधिक युवाओं का साक्षात्कार किया गया और 7,000 से अधिक युवाओं को मौके पर ही जॉब लेटर दे दिया गया। कंपनियों के एचआर की ओर से कई युवाओं को दूसरे राउंड के लिए भी बुलाया गया है। अब आप समझिए चुनाव में रोजगार का मुद्दा अहम क्यों है। देखिए, कुछ ही महीने के बाद बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। नीतीश सरकार 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी और रोजगार दे रही है। अब तक 12 लाख नौकरी और 10 लाख से ज्यादा रोजगार मुहैया करा दिया गया है। चुनाव से पहले पार्टियां युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकारी नौकरी और रोजगार के वादे से लुभाने की कोशिशें जारी है। विपक्ष में भी नौकरी देने की होड़ अब आप समझिए। देखिए, आरजेडी ने पहले रोजगार का चुनावी वादा युवाओं से किया। अब कांग्रेस तेजस्वी यादव से आगे निकलते हुए रोजगार मेला लगाकर नौकरी दी। हालांकि कांग्रेस ने युवाओं को 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी दी है। कंपनियों में युवाओं से 12 घंटे का काम लिया जा रहा है। रोजगार मेले के जरिए कांग्रेस युवा वोटर्स को साधने की कोशिश की, पर इस पर भी सियासत तेज हो गई। नौकरी के जरिए युवाओं को प्रभावित करने की कोशिश कितनी कारगर साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इसका फायदा चुनाव में मिलता है या नहीं, ये जनता ही बता पाएगी। बढ़ते हैं आगे। पारस अस्पताल में हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा की हत्या का पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों की माने तो पुलिस ने कोलकाता से 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पकड़े गए अपराधी कौन है, ऐसा खुलासा अभी तक नहीं हो सका है। इस पूरे हत्याकांड का पुरुलिया जेल कनेक्शन भी है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। पारस अस्पताल में हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा के शूटआउट का ये वीडियो किसी फिल्म के एक्शन शूट की तरह है। अपराधियों के चेहरे पर न कोई डर न खौफ, जैसे वो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए इस शूटआउट को अंजाम देने आए हों। ये वीडियो बिहार पुलिस की कानून व्यवस्था के दावे को तार तार करती नजर आई। जब पटना पुलिस की साख पर सवाल उठने लगे तो पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे हत्याकांड का पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना पुलिस और बिहार एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोलकाता से 5 से 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि पकड़े गए अपराधी कौन हैं, इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। बिहार पुलिस के डीजी मुख्यालय ने 3 आरोपियों के हिरासत में लेने की बात कही है, लेकिन बंगाल के पुलिस कमिश्नर ने इस मामले में गिरफ्तारी की पुष्टि की। अब इन 5 से 6 अपराधियों को कोलकाता से पटना लाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि क्या पुलिस के साथ आ रहे अपराधी चंदन मिश्रा के कातिल हैं? আমাদের লাস্ট 2 দিন ধরে কিছু ইনপুট আমাদের কাছে এসেছিল, সেটা আমরা বিভিন্ন ইউনিটের সঙ্গে শেয়ার করেছি, কিন্তু এই মুহূর্তে ডিটেইলস দেওয়া সম্ভব নেই। কিন্তু আমাদের কাছে কিছু ইনপুট ছিল, সিপি বিধাননगर সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল। वहीं इस हत्याकांड पर बिहार के एडीजी कुंदन कृष्णन ने किसानों पर दिए अपने विवादित बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि यदि मेरे बयान से किसानों को ठेस पहुंची है तो उन्हें इसका खेद है। मई जून में ज़्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल मई जून, जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। प्रत्येक आपराधिक घटनाओं के पीछे सिर्फ अपराधी होते हैं और उनका कोई जाति या धर्म नहीं होता है। मेरे मन में किसान के प्रति काफ़ी आदर भाव है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में कुख्यात चंदन मिश्रा को गोली मारे जाने के मामले में पुलिस पर भी बड़ी कार्रवाई हो गई है। एसएसपी पटना ने शास्त्री नगर थाने के 1 दारोगा और 2 सहायक दारोगा और 2 सिपाही को निलंबित कर दिया है। बहरहाल चंदन मिश्रा हत्याकांड की जांच में अभी कई परतें खुलनी बाकी है। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पारस अस्पताल हत्याकांड के बंगाल कनेक्शन को अब आप समझिए। देखिए, हिस्ट्री शीटर चंदन मिश्रा मर्डर केस का पश्चिम बंगाल कनेक्शन सामने आया है। कोलकाता से 5 से 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये जानकारी मिल रही है। पटना पुलिस और एसटीएफ की टीम ने बंगाल से अपराधियों को दबोचा है।
चंदन मिश्रा हत्याकांड के तार पुरुलिया जेल से भी जुड़ रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक चंदन के पुराने साथी शेरू के गिरोह का मर्डर केस में हाथ बताया जा रहा है। दो क्रिमिनल की दोस्ती से मर्डर तक की मिस्ट्री अब आप समझिए। देखिए, चंदन मिश्रा की हत्या की साजिश पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जेल में बंद शेरू सिंह ने रची थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। शेरू सिंह का असली नाम ओंकार नाथ सिंह है। साल 2011 की बात है। साल 2011 में 7 से 8 हत्याकांड में चंदन और शेरू का नाम आया था। शेरू ने बिहार की जेल में बंद उसके ही गिरोह के द्वारा साजिश रचे जाने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस अब जेल में बंद शेरू के उस शागिर्द से भी पूछताछ की तैयारी कर रही है। अब तक की जांच में यह सामने आया है कि वर्चस्व की लड़ाई में चंदन मिश्रा की हत्या की गई है। पता चला है कि शेरू और तौसीफ की दोस्ती बेऊर जेल में हुई थी। जेल से रिहा होने के बाद तौसीफ ने शेरू से संपर्क किया और हत्या की पूरी योजना बनाई गई, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। बिहार में बिजली क्रांति पर सियासत गर्मा गई है। चुनावी साल में 125 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा के बाद क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। आरजेडी कह रहा है कि लालू जब केंद्र में मंत्री थे तब बिहार में बिजली आई, जबकि जेडीयू ये कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार को अंधकार से निकाला और लालटेन काल से लोगों को छुटकारा मिला है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिजली की रोशनी में जगमगाता शहर, गांव-गांव, शहर-शहर बिजली का कनेक्शन, मुस्कुराते चेहरे और इलेक्ट्रॉनिक सिलाई मशीन पर काम करती महिलाएं। ये तस्वीर आज की है। ये बढ़ते बिहार की तस्वीर है, विकसित बिहार की तस्वीर है। एक दौर था जब बिहार में किसी कोने में कुछ देर के लिए ही बिजली आती थी तो लोग तालियां बजाते थे, खुशी से झूम उठते थे। लेकिन अब ये आम बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन वाली एनडीए की सरकार बिजली 24 घंटे दे रही है और अब तो बिजली मुफ्त में भी दे रही है। देखिए, बिजली का जितना सवाल है ना, 2015 में नीतीश कुमार ने, इफ आई करेक्टेड मेंबर, 15 अगस्त को अनाउंसमेंट किया था कि अगर मैं घर घर बिजली नहीं पहुंचाऊंगा तो वोट मांगने नहीं आऊँगा। तो उसमें वो इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने दिया। वो थर्ड जो टेन्योर था 15 से 20 वाला, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए जाना जाता है। बिहार में सीएम नीतीश ने 125 यूनिट बिजली मुफ्त में देने का ऐलान किया। लोग इसे किसी क्रांति से कम नहीं देख रहे। किसान मोटर पंप से खेत में पानी पटा रहे हैं। ये तस्वीरें एहसास दिला रही हैं कि बिहार ने बिजली के क्षेत्र में बदलाव की एक लंबी उड़ान भरी, जो बेहद सुकून देने वाला है। बीजेपी और जेडीयू के नेता एनडीए सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। ये सबसे बड़ा काम किया गया कि 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया और ये आम लोगों के लिए किया, गरीबों के साथ साथ सबके लिए किया गया। ये एक दिन का प्रयास नहीं बल्कि 20 सालों की मेहनत है। सोने पर सुहागा तो तब हुआ जब चुनावी साल में सीएम नीतीश ने 125 यूनिट बिजली फ्री में देने की घोषणा की। हालांकि इस पर भी सियासत खूब हो रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी केंद्र सरकार में मंत्री थे। बिहार को जितना राशि दिया गया, बिहार जितना ऊर्जा के क्षेत्र में काम कराया गया, वो उसका देन है। चुनावी साल में सियासत होनी लाजमी है। हालांकि ये सच्चाई है कि बिहार में गांव-गांव, शहर-शहर, घर-घर तक बिजली पहुंची है। देखना होगा बिहार चुनाव में बिजली क्रांति से किसे फायदा पहुंचता है और किसे नुकसान। पटना संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आप समझिए बिहार में बिजली के क्षेत्र में कैसे आई क्रांति। देखिए, साल 2025 से 2020 के बीच, माफ कीजिएगा, साल 2015 से 2020 के बीच बिजली के क्षेत्र में बिहार में क्रांति आई। केंद्र सरकार और नीतीश कुमार के बीच बेहतर तालमेल ने यह संभव बनाया। 2005 में पावर सब स्टेशन की संख्या 368 बिहार में थी और 2025 की अगर बात करें तो ये बढ़कर 1260 हो गई है। 2005 में बिहार में कुल ट्रांसफार्मर की संख्या 35,746 थी। 2025 में ट्रांसफार्मर की संख्या बढ़कर 3,49,268 हो गई है। ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 2005 में 45 थी, 2025 में ये बढ़कर 172 हो गई है। 2005 में 1000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन खपत थी, लेकिन 2025 में ये बढ़कर
14,968 मेगावाट हो चुका है। चुनाव से पहले नीतीश कुमार के बिजली वाले मास्टर स्ट्रोक को अब आप समझिए। 125 यूनिट बिजली फ्री सरकार ने देने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ ही बिहार में कुल घरेलू बिजली उपभोक्ता जो हैं वो 1,82 लाख हैं। और अब आप ये समझिए कि मुफ्त 125 यूनिट बिजली से कितने लोगों को फायदा मिलेगा। तो 125 यूनिट से कम बिजली खपत करते हैं उनकी संख्या है 1,67 लाख, यानी कि इन उपभोक्ताओं का 1,67 लाख उपभोक्ताओं का जो बिजली बिल है वो शून्य हो जाएगा। अब आप समझिए किसको कितने रुपए का फायदा मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 100 यूनिट बिजली पर अगर बात की जाए तो इसे आप अगर 50 यूनिट से 6.10 रुपए जो है उससे अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आता है 305 प्लस 320 यानी कि 625 रुपए आता था, जिसमें अब लोगों को फायदा मिलेगा। सब्सिडी के बाद की अगर बात की जाए, यानी कि सरकार पहले सब्सिडी भी 197 रुपए की देती थी, लेकिन अब जब मुफ्त में 125 यूनिट बिजली योजना शुरू कर दी गई है तो अब सभी का जो बिजली बिल है करीब 1,67 लाख लोगों का वो शून्य हो जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।